हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। चलिए, वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास, जिसमें आप कर रहे हैं कैपिटल गेन। लास्ट क्लास में आपने देखा था ट्रांजैक्शंस विच आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर, और आज आप देखेंगे ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। एक बात बताइए, टैक्स पेयर के लिए ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात। इससे प्यारी बात, अच्छी बात क्या हो सकती है? सरकार अगर ये बोले कि ये ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ही नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, जितना फायदा अपनी जेब में, राइट? तो ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर खुशी देना चाहिए आपको। जब भी आप इसका कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़े विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, आपको मजा आना चाहिए। आइए देखते हैं मजा आ रहा है कि नहीं। सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने? आइए दिखाता हूं आपको। Transactions not regarded as transfer. पहला, any distribution of capital asset on the total or partial partition of HUF. HUF का बंटवारा हो रहा है, या तो टोटल बंटवारा हो रहा है या तो पार्शियल बंटवारा। टोटल बंटवारा का मतलब सारी एसेट बांट दी जाएगी। परिवार में बंटवारा हो रहा है, ठीक है। 4 भाई थे, अब HUF ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए फादर की HUF थी, 4 बेटे थे उनके, तो एक HUF चल रही थी। अब HUF में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अब फादर नहीं रहे, अब चारों भाई बांट रहे हैं, HUF में बंटवारा हो रहा है। टोटल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा टोटल और पार्शियल बंटवारा भी समझा देता हूं, बस आपकी जानकारी के लिए। जैसे क्या होता है कि कभी कभी 4 भाई हैं, ठीक है, तो कई सारे बिजनेसेस हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, सब चीज बांट दिया जाएगा, तो इसे कहते हैं टोटल पार्टीशन। और कभी कभी क्या होता है, कुछ एसेट दे दी जाती है HUF से निकाल के, कुछ अभी भी ज्वाइंट है। जैसे घर एक है, चारों भाई अभी एक ही घर में रहेंगे, धंधे 4 थे, चारों डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। ज्वेलरी वगैरह थी जो HUF में, वो सब डिवाइड कर दी गई चारों भाइयों में, लेकिन घर एक ही है, तो ये कहलाएगा पार्शियल पार्टीशन, कि भाई कुछ चीजें बटी हैं, कुछ चीजें नहीं बटी हैं। तो जब भी ऐसा पार्टीशन होता है, ठीक है, बंटवारा होता है, तो कुछ एसेट दी जाएंगी HUF के द्वारा मेंबर्स को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब परिवार का बंटवारा होता है, तो जब परिवार के बंटवारे में जब भाइयों को हिस्सा मिलता है बंटवारे में, तो कितना पैसा उनको देना पड़ता है? HUF का बंटवारा हुआ, ठीक है, 1 किलो ज्वेलरी थी, 250 ग्राम ज्वेलरी चारों भाइयों को दे दी गई, उनको कितना पैसा देना होगा? कुछ नहीं। बंटवारे में जब पैसा कुछ भी प्रॉपर्टी मिल रही है, तो पैसा थोड़ी ना देना किसको है? कौन है यहां लेने वाला, राइट? तो कोई पैसा ऐसा थोड़ी ना देना होता है। तो यानी जब परिवार HUF एसेट दे रहा है, तो सेल कंसिडरेशन कितनी है, कितना आ रहा है? निल, ठीक है। ज्वेलरी दी उसने 250 ग्राम एक को, ठीक है, कितना आया? निल। उसमें से 250 ग्राम की ज्वेलरी की कॉस्ट घटाओगे तो कैपिटल गेन क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा HUF का। और वो निगेटिव गेन जो आएगा HUF का, वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करेगा तो दूसरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, सरकार का टैक्स कम हो जाएगा। सरकार की चालाकी देखिए, कह रही है परिवार का बंटवारा होगा, और जब भाइयों को बंटवारे में प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो HUF के लिए ट्रांसफर नहीं है। HUF दे रहा है एसेट, लेकिन ट्रांसफर नहीं है। क्यों? क्योंकि HUF को यहाँ घाटा होने वाला है। घाटा होगा तो लॉस को एडजस्ट किया जाएगा, तो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट होगा तो टैक्स कम हो जाएगा। सरकार आपको लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करने देना चाहती, इसलिए कह रही है ट्रांसफर नहीं है। ओ माय गॉड, सब प्राइमा फेसी तो यही समझ में आ रहा था कि ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर में हम लोग उछलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे कि भाई यहां कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स यहां पे एक्चुअल में था ही नहीं, यहां तो लगता ही नहीं टैक्स, बल्कि टैक्स की बचत हो जाती, इसलिए सरकार कह रही है ट्रांसफर नहीं है। समझ पा रहे हो ना? तो जहां जहां देख रहे हो कि सरकार देख रही है ना कि सेल कंसिडरेशन अंडा है, वहां ट्रांसफर ही मना कर दे रही है। पैसा आएगा तब तो कह रही है ट्रांसफर है, पैसा नहीं आएगा तो कह रही ट्रांसफर ही नहीं है। गजब चालाकी है भाई। दूसरा देखिए, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रस्ट। आप एसेट को ट्रांसफर कर रहे हो गिफ्ट में, अगर मैंने गिफ्ट में आपको कुछ दिया तो कितना लेंगे आपसे? अरे सर, गिफ्ट में थोड़ी ना लिया जाता है कुछ, गिफ्ट में तो बस दिया जाता है ना, लिया थोड़ी ना जाता है। अगर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी गिफ्ट में, तो कोई भाई ऑब्वियसली सेल कंसिडरेशन मेरी कितनी होगी? अंडा,
कॉस्ट तो है ही है उस प्रॉपर्टी की जो मैंने आपको दी है, तो ये माइनस में आ जाएगा। सेल अंडा है ना, बस सरकार यहीं पे बोल रही है ट्रांसफर नहीं है अब। तो गिफ्ट में, विल क्या होती है? वसीयत। अगर मैंने वसीयत के थ्रू, अपनी वसीयत में आपको एक प्रॉपर्टी लिख दी, तो एक बात बताइए, आपसे कितना पैसा लेंगे हम? अरे कुछ नहीं, वसीयत लिखी जब जाती है तो वो मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, हमने आपको लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये मकान तुम्हारा है, तो हम ये थोड़ी ना उसमें लिख देंगे लेकिन मेरी कब्र पे आके तुम 50 लाख रुपया चढ़ा देना। अरे लेंगे थोड़ी ना कुछ भी। वसीयत में अगर मैंने आपको कुछ दी है तो मेरी तो सेल कंसिडरेशन अंडा है ना। ठीक है, यहां तो लॉस ही आएगा अगर हम कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन। सरकार कह रही है ट्रांसफर ही नहीं है, खत्म का। इररेवोकेबल ट्रस्ट। इररेवोकेबल ट्रस्ट के पहले आपको समझना होगा रिवोकेबल। रिवोकेबल का उल्टा होता है इररेवोकेबल। रिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? रिवोक बैक। रिवोकेबल का मतलब होता है रिवोक बैक, वापस आ जाएगा। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से दी, रिवोकेबल ट्रांसफर किया, तो इसका मतलब होता है उसमें हम ऐसे लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी हम आपको आज दे रहे हैं, 5 साल बाद ये प्रॉपर्टी रिवोक बैक कर जाएगी, मेरी हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, ऐसे भी ट्रांसफर किया जाता है कि हम एक एसेट आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए दे रहे हैं, तब तक आप ही आनंद लेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद ये मेरी हो जाएगी, बस आपको बेचने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप बेच देंगे तब तो फिर मेरे पास नहीं ना आ पाएगी, तो आप बाकी आप सारे मजे लीजिए उस प्रॉपर्टी के। इररिवोकेबल ट्रस्ट क्या होता है? जिसमें हम ये लिख के देते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब कभी मेरे पास नहीं आएगी। बेसिकली इररिवोकेबल ट्रस्ट या गिफ्ट एक ही चीज है, मोटा मोटी। ठीक है, शाब्दिक शब्दों में अलग अलग है, लेकिन एक ही बात हो गई। इररिवोकेबल ट्रस्ट मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और ये कह रहे हैं कि ये कभी भी रिवोक बैक नहीं करेगी, मेरे पास नहीं आएगी, तो ये हो गई आपकी। ठीक है, क्या हम कुछ पैसा लेंगे आपसे रिवोकेबल ट्रांसफर? नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट टू गिफ्ट, इसमें भी कोई पैसा ऐसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, सेल थोड़ी ना कर रहे हैं, रिवोकेबल ट्रस्ट बना के दे रहे हैं, तो बेसिकली हम आपको गिफ्ट ही कर रहे हैं एक तरीके से। एक्सेप्शन मतलब गिफ्ट में तो ट्रांसफर नहीं ना कहलाएगा, लेकिन अब एक गिफ्ट में कहेगा कि ट्रांसफर कहलाएगा, एक गिफ्ट में कहलाएगा, ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, कब कहलाएगा ट्रांसफर? इस बात को समझने के लिए आपको मुझे एक बात बतानी पड़ेगी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, मतलब लव वगैरह में चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे हो तो ये जो मैं समझाने जा रहा हूं ये आपको समझ में भी नहीं आएगा, और अगर कर रहे हो तो 1 सेकंड में समझ जाओगे जो मैं समझाने जा रहा हूं अब, कि ये एक्सेप्शन क्या है। लिख के बताइए भाई, बताइए, मुझे भी तो पता चले मेरे बच्चे क्या क्या और करते हैं पढ़ाई के अलावा। प्यार मोहब्बत कर रहे हो तो बताओ, नहीं कर रहे हो तो बताओ। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं वो तो लगे हाथ हमको एक बात और बताए, रिसोर्सेज की कमी है इस वजह से नहीं कर पा रहे हो, और या फिर है अबंडेंस अपॉर्चुनिटी है बट स्टिल यू हैव डिक्लाइंड इट। ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे मैं तो नहीं कर रहा प्यार मोहब्बत, अरे अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो करते कहां से, तो बताइए मुझे। चलिए, टाइम ओवर हो गया आपका। एक बात बताइए, लड़के कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, लड़कियां ऐसे सोचे मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है, आप गिफ्ट क्या देते हैं? क्या गिफ्ट देते हैं आप? मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आप यस नो में बोलिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा ताकि आप मेरे साथ एकदम इन्वॉल्व हैं ऐसा लगे। फ्लावर देते होंगे, चॉकलेट देते होंगे, हाँ, और क्या दे सकते हैं? परफ्यूम देते होंगे, हाँ ये भी हो सकता है। मोबाइल वगैरह भी गिफ्ट में दे देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, हाँ, जो भाई जिनके पास पैसे हैं वो मोबाइल वगैरह भी गिफ्ट में दे देते होंगे। ड्रेस दे देते होंगे, ठीक है, आप ड्रेस गिफ्ट कर देते होंगे, शूज गिफ्ट कर देते होंगे, शेयर गिफ्ट कर देते हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर दे दिया बर्थडे पे। नहीं, मैंने तो नहीं सुना कभी, मैंने तो दिखा है रईस लोग होते कार गिफ्ट दे देते अपनी गर्लफ्रेंड को, लो। और पैसा है एयरक्राफ्ट गिफ्ट कर देंगे हम। ये शेयर वेयर दे देते हैं, ऐसा गिफ्ट मैंने नहीं सुना। बताइए सच बोल रहा हूं कि नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही बात है,
सरकार कह रही है कि ये शेयर वगैरह गिफ्ट देने वाला गिफ्ट नहीं है। ये देखिए, सरकार खुद प्यार मोहब्बत के खिलाफ नहीं है। मैं ये बात आपको कई जगह समझाऊंगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में गिफ्ट पे टैक्स लगता है और लोग कहते हैं सरकार बताओ गिफ्ट पे टैक्स लगा रही है। और मैं वहां जब आपको पढ़ाऊंगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो मैं आपको बता दूंगा सरकार गिफ्ट पे टैक्स लगा ही नहीं रही है। जितनी भी चीजें गिफ्ट के तौर पे दी जाती है उस पर कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा है। एक्चुअली बोलने के लिए वो गिफ्ट है और वो असल में गिफ्ट है ही नहीं। तो जब मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना तो आप समझ जाओगे कि सरकार खुद चाहती है प्यार मोहब्बत फैले देश में, उस पर कोई आपत्ति नहीं है और 1 रुपया टैक्स नहीं लेती है सरकार। मैं आपको मोबाइल गिफ्ट कर दूं, मतलब आपको क्यों करूंगा, अगर मैं प्यार में हूं और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट कर दूं, कार गिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो सामने वाले को 1 रुपया टैक्स नहीं देना है, क्योंकि सरकार भी समझिए ये सब चीज प्यार मोहब्बत से दी जाती है, उस पर टैक्स किस बात का। गिफ्ट पे टैक्स है लेकिन इस पे टैक्स नहीं है क्योंकि ये गिफ्ट है। और गिफ्ट पे टैक्स जब सरकार बोलती है ना ले रही है तो बेसिकली वो कहती है कि वो जो गिफ्ट नहीं है और तुम गिफ्ट उसको बोल रहे हो उस पे टैक्स लेंगे। चलिए फिलहाल इस बात को वापस से यहां ड्रॉप करते हैं और अपने वाली बात पे आ जाते हैं कि यहां एक्सेप्शन में क्या है कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, मान लीजिए रिलायंस कंपनी में काम करते हो और रिलायंस कंपनी ने आपको सस्ते भाव पे अपने शेयर्स दे दिए। इसको कहते हैं ESOP, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सस्ते में शेयर दे देती है। 1000 रुपए का शेयर है, 10-10 रुपए में पकड़ा दिया आपको, ठीक है, ताकि आप भी कंपनी के मालिक फील कर सको। तो जो भी अच्छे एम्प्लॉइज होते हैं कंपनी उनको दे देती है ESOP। अब ये शेयर जो हमको ESOP के जरिए मिले हैं ये हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो सरकार समझ जाती है कि ये गिफ्ट नहीं हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊं, क्योंकि वो शेयर बेचने हैं, ठीक है। तो मैंने वो गिफ्ट किसी को क्यों कर दिया, ताकि वो शेयर, मैं X हूं, शेयर मुझे मिले, मैंने Y को गिफ्ट कर दिया। क्यों गिफ्ट किया मालूम है, क्योंकि अगर मैं अब शेयर को बेचूंगा मार्केट में तो उस पे जो गेन आएगा उस पे टैक्स लगेगा मेरे हाथ में, राइट। और मेरे पास ऑलरेडी टैक्सेबल इनकम है तो मेरे पास टैक्स भी जो लगेगा वो हायर रेट पे लग जाएगा। मैंने सोचा एक काम करते हैं, वाई के नाम से ये ट्रांसफर करते हैं और वाई से फिर ये शेयर्स बिकवाते हैं, तो वाई के हाथ में प्रॉफिट आ जाएगा इस शेयर के बेचने का। और 7 लाख रुपए तक तो मोटा मोटी टैक्स लगता ही नहीं है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ओल्ड स्लैब की बात करें 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो सिंस टैक्स लगेगा नहीं तो सामने वाले के हाथ में हम पहले गिफ्ट कर देते हैं और फिर उससे बिकवा देते हैं, तो उसके हाथ में जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, फिर लगेगा भी तो थोड़ा कम लगेगा। ये सब सोच के मैंने इस शेयर को ट्रांसफर किया है। तो अब सरकार क्या कह रही है, कह रही है कि आप अगर ESOP में मिले हुए शेयर्स किसी को गिफ्ट करेंगे तो जिस दिन गिफ्ट किए हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी सेल मान ली जाएगी। ये नहीं कि गिफ्ट किए हो तो सेल अंडा मान लेंगे, ये नहीं कह रही है, क्योंकि गिफ्ट किए तब तो सेल अंडा होती है, इसीलिए तो गिफ्ट को बाहर रखा गया था, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट ने सेल ही चेंज कर दी, वैल्यू ही चेंज कर दी, कहा कि अगर ESOP में मिले हुए शेयर्स को आप किसी को गिफ्ट करोगे तो जिस दिन गिफ्ट किए उस दिन की जो मार्केट वैल्यू है उसको सेल माना जाएगा, वो सेल वैल्यू माना जाएगा। और जितने में फिर आपने शेयर खरीदा वो घटाइए, बैलेंस क्या हो गया आपका, कैपिटल गेन हो गया। आइए देखिए, therefore said rule is not applicable if the following conditions are satisfied. Number 1, taxpayer is an employee. He has been allotted directly or indirectly shares or debentures by the employer company under employees stock option plan. आप एक एम्प्लॉय और आपको ESOP के जरिए शेयर्स मिले हैं, शेयर्स मिले, डिबेंचर्स मिले, और इन शेयर्स और डिबेंचर्स को आपने गिफ्ट किया है किसी और को, तो क्या होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये डायग्राम आपने पहले भी देख रखा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला टू परचेज 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20, मार्केट प्राइस इस दिन 100 रुपये की थी। कंपनी ने कहा कि 3 साल मेरे साथ रह जाओ, एम्प्लॉय को बोला 3 साल मेरे साथ रह जाओ तो तुमको ये शेयर्स हम दे देंगे 20 रुपये के रेट से, ठीक है। 3 साल यहाँ पे पूरा होता है, इसको कहा जाता है डेट ऑफ वेस्टिंग। इस दिन मार्केट प्राइस 150 की हो गई थी, लेकिन शेयर कितने में मिलेगा, 20 ही रुपये का मिलेगा, ठीक है। मुझे 1 साल का मौका मिला कि आप शेयर कभी भी खरीद सकते हो 1 साल के अंदर, ठीक है। जितने पीरियड रुकना होता है उसे कहा जाता है वेस्टिंग पीरियड। मुझे 3 साल तक रुकने को कहा गया था, 3 साल बाद आया डेट ऑफ वेस्टिंग, ठीक है। जिस दिन मेरे पास अधिकार आ गया, 1 साल का मौका मिला शेयर खरीदने का, मैंने उसी बीच में शेयर खरीद लिया जिस दिन प्राइस थी 175 रुपया।
फिर कुछ दिन के बाद मुझे शेयर अलॉट हुए, ऐसा तो ही ना आज हम पैसा देंगे कंपनी को आज ही तुरंत शेयर पकड़ा देगी। कुछ दिन बाद मुझे ये अलॉट हुए शेयर्स, ठीक है, जिस दिन अलॉट हुए उस दिन मार्केट प्राइस 200 रुपया थी, ठीक है, और फिर मैंने शेयर्स को गिफ्ट कर दिए, यहाँ पे सेल कर दिया या गिफ्ट कर दिया बात एक ही आएगी, क्योंकि गिफ्ट भी कर दिए तो जो मार्केट प्राइस है वही सेल वैल्यू मानी जाएगी, और सेल कर दिए तो सेल प्राइस ही है, ठीक है। आपने सैलरी में पढ़ा था कि एक्सरसाइज प्राइस से जितना सस्ता मिलता है ये परक्यूजिट होता है सैलरी की इनकम। तो यहां से यहां तक जो डिफरेंस है ये सैलरी की इनकम है, 175 माइनस 20 इंटू 100, 15,500, और 175 से लेके ये 200, 250 का जो डिफरेंस है ये कैपिटल गेन है। ये हो जाएगा 250 माइनस 175 गुणे 100, यानी कितना हो गया 75 गुणे 100, 7500। ठीक है, अब लगे हाथ आपको एक बात और बताते हैं यहां पे, ठीक है, कि कैपिटल गेन निकलता कैसे है। हालांकि ये बात अभी बाद में ज्यादा अच्छे से बताएंगे, अभी हल्के में बता देते हैं कैपिटल गेन निकलता कैसे है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो हम सेल में से माइनस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है तो हम सेल में से माइनस करते हैं कॉस्ट। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, उस पर महंगाई का इफेक्ट लगा देते हैं। जैसे हमने 5 साल पहले खरीदा था एक मकान 50 लाख रुपए का, तो 5 साल में महंगाई के हिसाब से आज वो उसकी वैल्यू जो है, जो जिस रेट से महंगाई बढ़ी है वही रेट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो भी रेट महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से वही रेट अप्लाई कर दिए 50 लाख पे, तो 75 लाख हो जाता है। तो हम यहां पे जब मकान बेचेंगे तो 75 लाख रुपया घटाएंगे कॉस्ट की तरह, उसको बोला जाएगा इंडेक्स्ड कॉस्ट। फिर से समझाता हूं, एक मकान मैंने 10 लाख रुपए का खरीदा 5 ईयर्स बैक, आज हम उसको सेल कर रहे हैं 95 लाख में। तो सेल तो 95 लाख होगा यहां भी, ठीक है। 5 साल बैक खरीदे थे तो इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम यही कह दें कि 1 ईयर बैक खरीदे थे तो कहा आ जाएगा, इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म वाले में आ जाएगा। अगर हम 5 साल पहले खरीदे थे 10 लाख रुपए का तो इस पे महंगाई का इफेक्ट लगाया जाएगा, 5 साल का, 5 साल का महंगाई का इफेक्ट लगाया जाएगा। 5 साल में महंगाई जितनी बढ़ी है उतना ही हम 50 लाख को बढ़ा देंगे, 10 लाख को बढ़ा देंगे, हम 10 लाख को उतना बढ़ा देंगे जितना 5 साल में महंगाई बढ़ी है। 5 साल में जितना महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से ये 10 लाख पता है कितना हो जा रहा है, ये 10 लाख रुपया हो जा रहा है 18 लाख रुपया। तो हम 95 लाख रुपए में से 18 लाख रुपए घटाएंगे तो ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर 1 साल पहले खरीदे थे तो बस कॉस्ट घटाएंगे तो 10 लाख घटाएंगे, ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आया? ये होता है कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन की जाती है, महंगाई का इफेक्ट लगाया जाता है। कैसे होता है ये सब आगे सीखेंगे आप, अभी बस हल्की सी जानकारी दे रहे हैं। तो अब ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, ये इक्विटी शेयर है। तो अब इक्विटी शेयर लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर लिस्टेड होगा तो 1 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म, अगर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होगा तो 2 साल 1 दिन पे लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो अब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए आपको, पीरियड ऑफ होल्डिंग कौन सी ली जाएगी, जिस दिन शेयर एक्सरसाइज, देखिए प्राइस का डिफरेंस तो यहां से यहां तक ले रहे हो, क्योंकि यहां तक सैलरी की इनकम हो गई थी तो अब इतनी ही कैपिटल गेन की इनकम आएगी। हम 250 में से 10-20 रुपया नहीं घटा देंगे, क्योंकि 20 रुपया और 175 रुपया, 155 रुपया सैलरी की इनकम तो कहला ही चुकी थी। तो अब सिर्फ 175 के ऊपर जितना और है वो कैपिटल गेन की इनकम है, राइट। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लिया जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा जिस दिन शेयर आपके पास आया और जिस दिन बिका उसके 1 दिन पहले, यही ना होता है, जिस दिन आया से लेके जिस दिन बिका उसके 1 दिन पहले तक।
मतलब आया से लेके बिका तक का डिफरेंस। बार बार एक बार नहीं बोलेंगे, बिकने से एक दिन पहले, आप वो सब खुद ही समझ जाइएगा, 1 डे प्रायर ही होता है ट्रांसफर के, ठीक है, होल्डिंग। तो जिस दिन आया शेयर, आया किस दिन, जिस दिन एक्सरसाइज की उस दिन शेयर आ गया क्या? नहीं, अरे जिस दिन एक्सरसाइज करने का मतलब इस दिन आप पैसा दिए कंपनी को कि भाई हमको शेयर दे दो, अब जो तुम बोले थे ना 3 साल बाद दे देंगे 20 रुपए में शेयर, दे दो, उसका पैसा देते हैं 20 रुपए के हिसाब से। हमने इस दिन, ये एक्सरसाइज वाले दिन हमने बस पेमेंट की है, पता है कितना? 100 × 20 2000 रुपया पेमेंट की है हमने। शेयर तो हमको यहां मिला है ना, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग बस यहां से यहां तक की होगी, यही बात बता रहे हैं। पीरियड ऑफ होल्डिंग बस यहां से यहां तक की होगी, जिस दिन शेयर मिला से लेके जिस दिन हमने शेयर गिफ्ट किया। जिस दिन गिफ्ट किया ऑब्वियसली उसके एक दिन पहले, ठीक है, ये पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पता चल जाएगा। परक्यूजिट की इनकम, ये सैलरी में, ये हम पहले ही सिखा चुके हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं कैपिटल गेन। तो देखिए अगर शॉर्ट टर्म था तो ये तो 7500 निकल गया, 25,000 में से 17,500 घटा दिए। 25,000 कैसे आया? 250 × 100, 25,000, 175 × 100 कॉस्ट हो गई 17,500। अब अगर यही लॉन्ग टर्म होता, ठीक है, अगर लिस्टेड है 1 साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग टर्म होता तो हम कैसे निकालते? सेल तो 25,000 होती, अब जो वो डिफरेंस है पीरियड का, उतने पीरियड की इंडेक्सेशन करते हैं, उतने पीरियड का महंगाई का इफेक्ट लगाते हैं। तो ये महंगाई का इफेक्ट लगाया हमने, तो 17,500 हो गया 18,399। कैसे लगाया इससे आपको मतलब नहीं है, इग्नोर इट, अभी इग्नोर इट, ठीक है, बाद में जब सीखिएगा। तो ये महंगाई का इफेक्ट लगाया तो 17,500 हो गया 18,399, और अकॉर्डिंगली अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इतना रुपया आएगा। आगे समझ में सबको? चलिए और देखिए अब एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडी कंपनी, by company to its 100% subsidiary company provided the subsidiary company is an Indian company। पहले तो ये बताइए होल्डिंग सब्सिडरी होता क्या है? अगर ए लिमिटेड 51% शेयर होल्ड कर ले बी लिमिटेड के, तो बी लिमिटेड कहलाती है सब्सिडियरी कंपनी और ये कहलाती है होल्डिंग कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर यही ए लिमिटेड 100% शेयर होल्ड कर ले, 100% शेयर होल्ड कर ले बी लिमिटेड के, तो बी लिमिटेड कहलाती है 100% सब्सिडरी, ये 100% सब्सिडरी है, और ये क्या है? ये 100% होल्डिंग है। एक तरीके से मान लीजिए तो बी लिमिटेड पूरा पूरा ए लिमिटेड का है, मेरा ही है। अगर हम ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड मेरी 100% सब्सिडी है, पूरा शेयर मेरे ही पास है, मतलब मेरी ही कंपनी है भाई, मेरा ही है बी लिमिटेड, ठीक है। एक बात बताइए, ऐसे समझ लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड सब मेरी ही है, सब मेरा ही दुकान है, ठीक है। तो ए लिमिटेड से निकाल के दो कंप्यूटर यहाँ पे भेज दें तो क्या कैपिटल गेन लग जाना चाहिए? यहाँ से 2 कुर्सी निकाल के यहाँ 2 कुर्सी भेज दिए तो क्या कैपिटल गेन लग जाना चाहिए? अरे मेरी ही 2 दुकान हो गई ना यार, ए लिमिटेड के पास 100% शेयर्स हैं बी लिमिटेड के, दोनों एक ही है, इसका मतलब यहाँ से निकाल के हम कुछ भी चीज़ यहाँ रखेंगे तो कैपिटल गेन लगना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कहलाएगा। बिजनेस की सारी एसेट कैपिटल एसेट होती है, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ भी निकल के गया तो भाई ट्रांसफर की डेफिनेशन में डाल देंगे तो कैपिटल गेन हो जाएगा, होना चाहिए। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको इन जनरल टर्म समझाएं तो सरकार ये कह, इसका मतलब तो ये हो जाता, अगर ट्रांसफर कह देती सरकार तो इसका मतलब क्या हो जाता कि मेरे 2 मकान हैं, ठीक है, और हम एक मकान से उठा के कोई चीज दूसरे मकान में डाल रहे हैं, सरकार के लिए टैक्स लाओ। टेक्निकली ये 2 दुकानें हैं, ठीक है। एक दुकान पे लैपटॉप ज्यादा था, दूसरी दुकान पे लैपटॉप कम था, हमने एक दुकान से उठा के लैपटॉप दूसरी दुकान पे डाल दिया, सरकार के लिए टैक्स दो। क्या ये चीज वायबल है? नहीं। तो सरकार क्या कह रही है, अब देखिए चेंज कर दी बात, कह रही है ये ट्रांसफर ही नहीं है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए कंपनी टू इट्स 100% सब्सिडी कंपनी, अगर सामने वाली कंपनी मेरी 100% सब्सिडरी है, इसमें हम अगर एसेट देंगे तो वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। इसका मतलब कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए था, लॉजिकल भी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, सरकार चाहती है कि इन सारे सिस्टम में ये जो एसेट जा रही हो ना, देश के बाहर नहीं जानी चाहिए, वो देश के अंदर ही होनी चाहिए। अगर देश के अंदर रखनी है एसेट तो कौन सी कंपनी को इंडियन कंपनी कहेगी सरकार? सरकार इंडियन कंपनी कह रही है किसको? 100% सब्सिडरी। देखिए ये वाली कंपनी चाहे कोई भी हो, ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड को एसेट दे रही है ना, और एसेट सरकार चाहती है इंडिया में ही रहे, तो कह रही है बी लिमिटेड इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखो।
जहां एसेट आ रही है उसको इंडियन कंपनी बना रही है, क्योंकि एसेट देश के बाहर ना जाए। तो बस ये कह रही है कि तुम्हारी कंपनी है, पूरी पूरी 100% तुम्हारी है। हमने कहा हाँ। कह रही है दे दो एसेट, लेकिन ध्यान देना वो इंडिया के बाहर नहीं होनी चाहिए वो कंपनी, ताकि वो कंपनी तुम्हारी, एसेट भी देश के अंदर है, चलो टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि तुमने किसी और को तो दिया ही नहीं है, तो कोई गेन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। तो देयर बी नो ट्रांसफर एंड अकॉर्डिंगली देयर बी नो कैपिटल गेन। अब बिल्कुल वैसे ही देखिए पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 3 में क्या था कि कैपिटल एसेट कौन ट्रांसफर कर रहा है, 100% होल्डिंग 100% सब्सिडरी को दे रही है। अब यहाँ पे रिवर्स कह रहा है 100% सब्सिडरी 100% होल्डिंग को दे रही है। एक बात बताइए, किसका इंडियन कंपनी होना जरूरी है ताकि एसेट इंडिया में रहे? किसका 100% किसका इंडिया में होना जरूरी है? होल्डिंग कंपनी का, जिसके पास एसेट आ रही है। तो यही कहेगा यहाँ पे, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाई 100% सब्सिडरी कंपनी टू इट्स होल्डिंग कंपनी इफ द होल्डिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। तो इसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे। 100% सब्सिडरी अगर अपनी होल्डिंग कंपनी को एसेट देती है और होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी है तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसी के पहले वाला पॉइंट क्या था कि होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी को कैपिटल एसेट दे रही है और 100% सब्सिडरी जो है वो एक इंडियन कंपनी है। देखिए अब इसके बाद जो आप कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, मतलब आपको प्रैक्टिकली इसमें कुछ करना नहीं है। बस आपको यही जानना है कि ये ट्रांसफ़र है नहीं है, तो बस आपको यही बताया जा रहा है कि दीज आर नॉट ट्रांसफर्स। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल इस पे ये, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं है तो कैपिटल गेन वगैरह तो कंप्यूट होगा ही नहीं। आप भी बात समझ लो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पे कहाँ से आएंगे। बस हमको यही मालूम है कि ये ट्रांसफ़र नहीं है तो भाई कैपिटल गेन राइज ही नहीं करेगा। तो इसको बस थियोरेटिकली हमें समझना भी है, राइट। जहाँ पे प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होगा ना, वहाँ पे मैं खुद ही बहुत एग्जाम्पल्स कराऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ दिस इज द प्लेस वेयर आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली। अब ये देखिए, एनी ट्रांसफर इन अ स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द अमलगमेटिंग कंपनी टू द अमलगमेटेड कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी किसे कहते हैं, अमलगमेटेड कंपनी किसे कहते हैं? जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलके क्या बनने वाला है, मान लो सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कहा जाता है अमलगमेटिंग कंपनी और सी लिमिटेड को क्या कहा जाएगा, अमलगमेटेड कंपनी। अगर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मिलकर सी लिमिटेड बनेंगी तो ए का सारा एसेट यहां आएगा कि नहीं, सारी एसेट आएगी। बी की सारी एसेट कहां चली आएगी, यहां आएगी। ये तो मजबूरी है भाई, ये तो होगा ही होगा। क्या इसको ट्रांसफर मान लिया जाएगा और टैक्स लग जाएगा, तब तो कोई भी दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनेगी ही नहीं कभी, अमलगमेशन ही बंद हो जाएगा फिर तो। कि भाई एक नई कंपनी क्रिएट हो रही है, सारी कैपिटल गेन लग जाएगा कि भाई ए ने सी को ट्रांसफर किया, बी ने सी को ट्रांसफर किया। तो कह रहे नहीं, ये ट्रांसफर नहीं है। एनी ट्रांसफर इन स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय द अमलगमेटिंग टू द अमलगमेटेड कंपनी, इसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। जो भी ट्रांसफर हो रहा है अमलगमेटिंग से अमलगमेटेड में, वो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा। इफ द अमलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी, तो आपको तो मैंने बताया ही था कि गवर्नमेंट का एक ही कंसर्न है, एसेट इंडिया में होनी चाहिए। तो कह रहा है सी लिमिटेड अमलगमेटेड कंपनी, ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इसकी टेंशन नहीं ले रहा है ये कहाँ की है, क्योंकि अगर विदेश से इंडिया में आ जा रही है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर इंडिया से इंडिया में आ रही है तो भी अच्छी बात है। अगर ये कहीं विदेश में थी और उठा के एसेट इंडिया में आ गई तब तो गवर्नमेंट कह रही और ही खुशी की बात है मेरे लिए तो, ठीक है। और अगर ये इंडिया की थी तो भी कोई टेंशन नहीं है। तो इसके लिए नहीं बोल रहा है कि ये कहाँ की है, हमको मतलब इससे है कि भाई ये इंडियन कंपनी होनी चाहिए ताकि एसेट इंडिया में रहे। आ कहां से रही है, इंडिया से इंडिया में आ रही है, अच्छी बात है। बाहर से इंडिया में आ जा रही है, और भी अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बात है। सिक्स देखिए, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज्ड कंपनी टू द रिजल्टिंग कंपनी, द रिजल्टिंग कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ए लिमिटेड टूट के दो कंपनी बन गई, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड। तो ए लिमिटेड को कहा जाता है डीमर्ज्ड कंपनी और बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को कहा जाता है रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो आप भी अब बता दोगे, अब तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए ये जो मैंने तरीका बताया ना, कि ये तो लोग भूल जाते हैं। होल्डिंग सब्सिडी को ट्रांसफर कर रहा है, सब्सिडी होल्डिंग को ट्रांसफर कर रहा है, अमलगमेटेड से अमलगमेटिंग से अमलगमेटेड में जा रहा है, डीमर्ज से रिजल्टिंग में जा रहा है। तो कौन सी इंडियन कंपनी होनी चाहिए लोगों को नहीं याद रहता है। ये तो मैंने आपका दिमाग इस तरीके से सेट कर दिया कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एसेट इंडिया में होनी चाहिए,
तो अब आपको याद नहीं करना पड़ रहा है कि विच कंपनी हैज टू बी एन इंडियन कंपनी, और पूरा लॉ आपके दिमाग में सेट हो गया। तो यही इंपॉर्टेंस होती है लॉजिक्स की, ठीक है। तो अगर ए लिमिटेड टूट के बी लिमिटेड और सी लिमिटेड बनेगा तो ऑब्वियसली ए लिमिटेड की एसेट बी में और सी में जाएगी ही जाएगी, ठीक है। यहां जाएगी कुछ एसेट यहां आएगी। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे एक कंपनी है, ठीक है, उसका गारमेंट भी बनाती थी, शूज भी बनाती थी। तो पहले तो छोटी कंपनी थी, थोड़ा सा गारमेंट बनाती थी, थोड़े शूज बनाती थी, एक ही जगह से काम चल रहा था, एक ही कंपनी में, ए लिमिटेड में। अब उनको ये जो काम है ये बहुत बड़ा हो गया है, गारमेंट्स का, शूज का। अब उनको लगता है पूरा अलग अलग मैनेजमेंट चाहिए इसके लिए, तो उन्होंने 2 डिफरेंट कंपनी बना ली। तो जितना गारमेंट से रिलेटेड एसेट था वो गारमेंट वाली कंपनी में चला गया, जितना शूज से रिलेटेड था वो शूज वाली कंपनी में जाएगा एसेट। ये तो होना ही होना है, ठीक है। तो क्या इसको ट्रांसफर मान लेना चाहिए, जो एसेट उठ के यहां से यहां आ रही है? नहीं, कह रही है एसेट नहीं, ट्रांसफर नहीं है। अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, एनी ट्रांसफर इन ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी विथ अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन sanctioned and brought in force by the central government of a capital asset by the banking company to the banking institution। पहले आपको बताएं बैंकिंग कंपनी क्या है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या है। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। जो छोटी बैंकें होती है ना उसको बैंकिंग कंपनी कहते हैं। एकदम सिंपल बात करते हैं ना आपसे, क्यों 3-5 ज़्यादा। छोटी बैंक, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बड़ी बैंक। एक्चुअली हमारी सरकार क्या चाहती है मालूम है आपको? एक्चुअली जितनी छोटी छोटी बैंक है ना, सरकार चाहती ही नहीं है वो सब रहे। अब सरकार का मन तो ये कह रहा है कि पूरे देश में बस 7-8 बैंक रहे, 10 बैंक रहे मैक्सिमम। ये जो सैकड़ों बैंक बन गई है ना वो ना रहे, सब बैंक मर्ज होके बड़ी बड़ी बैंकों में मर्ज हो जाए सब। मतलब ये जितनी छोटी बैंक है ये घुस के आ जाए बड़ी बैंक के अंदर मर्ज हो जाए, ये सरकार चाहती है। लेकिन हो नहीं पाता है। सरकार जब भी इस तरीके की बात सोचती है, किसी बैंक को मर्ज कराने की कोशिश करती है, पूरा आंदोलन पे उतर आती है। कौन आंदोलन पे उतरता है? ये छोटी बैंक वाले सब। अब एक छोटी बैंक में जो बैंक मैनेजर की पोस्ट है वो बड़ी बैंक में मर्ज हो जाएगा छोटी बैंक, तो क्या वो मैनेजर बन जाएगा? क्या नहीं, वो बड़ी बैंक वाला मैनेजर रहेगा, वो तो जूनियर इंप्लॉय बन जाएगा कोई। अब समझ पा रहे हो प्रॉब्लम होती है जब एक छोटी बैंक जाके बड़ी बैंक में मर्ज होगी ना, तो छोटी बैंक के जो इम्प्लॉयज़ हैं उनका जो लेवल था वो बेसिकली वहां पे वो लेवल नहीं हो पाएगा, सबको थोड़ा थोड़ा डिटोरिएट होना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई और दूसरी चीज, कोई भी क्यों चाहेगा, छोटी बैंक वाला क्यों चाहेगा कि मेरी दुकान जाके किसी और की दुकान में मर्ज हो जाए? हम तो अभी राजा बन के बैठे हुए हैं ना इस बैंक में, नहीं चाहेगा कोई भी। तो ये जो छोटी बैंक है ये नहीं चाहती बड़ी बैंक, तो ये सब आंदोलन पे उतर आते हैं, तो गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट की ये मनसा बहुत पहले से है, वो चाहती अब नहीं है कि ये बड़ी छोटी छोटी बैंक रहे। अब ये क्यों नहीं चाहती? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी चाहती है ना सब कुछ बहुत कंट्रोल रहे, ठीक है। आज गवर्नमेंट अगर पकड़ पाएगी तब तो पकड़ेगी ना आपको। देखिए क्या 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में क्या सबकी इनकम को ट्रेस किया जा सकता है? बहुत मुश्किल है। इतनी इतनी हमारे देश में बैंक है, सब 50-50 बैंक अकाउंट खुलवा के सब में पैसा रखे रहते, नहीं पता चल पाता है। अगर बैंक की मर्ज हो जाएगी सब तो सारा ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड है लेकिन पता नहीं चल पाता ना कि ये बड़ा आदमी है, ठीक है। अब किसी के पास 100 करोड़ रुपए है, 100 बैंक अकाउंट खोला, 1-1 करोड़ रुपए सब में डाला हुआ है, नहीं पता चल पा रहा है कि भाई ये इतना बड़ा आदमी है। बैंक की अगर इतनी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहरहाल अब बस इतना समझिए, छोटी बैंकों को गवर्नमेंट बड़ी बैंक में मर्ज करना चाहती है। अब बीच बीच में गवर्नमेंट जहां पे देखती है कि सामने वाला थोड़ा दबने को तैयार है छोटी बैंक, तो खाट से उसको घुसेड़ देती है बड़ी बैंक में। अगर इसी में गवर्नमेंट ये कहते कि छोटी बैंक से बड़ी बैंक में अच्छा सारी एसेट भी उठ के छोटी बैंक की बड़ी बैंक में जाएगी, तो क्या इसको ट्रांसफर मानेगी गवर्नमेंट? अरे नहीं, गवर्नमेंट खुद ही करा रही है ये सब, ठीक है। इसको ट्रांसफर मानेगी तो क्या कैपिटल गेन दिलवाएगी क्या छोटी बैंक से? नहीं। तो इसको जब भी छोटी बैंक को बड़ी बैंक में मर्ज किया जाएगा सरकार के मर्जर वाले पॉलिसी के तहत, तो जो एसेट जाएगी छोटी बैंक से बड़ी बैंक में उसको ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा। 8th देखिए,
एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ और प्रिंट। कह रहा आप ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल एसेट का जो कि वर्क ऑफ आर्ट है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, पुरानी सिविलाइजेशन की कोई चीज है, कोई आर्ट कलेक्शन है, कोई बुक है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट है। तो पता है कैसे बुक्स मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहा है? ये बुक का मतलब इनकम टैक्स की बुक रिटन बाई राज अग्रवाल नहीं है। ये कौन सी बुक है? तुलसीदास जी ने अपने हाथों से कुछ लिखा था, कोई किताब, वो ओरिजिनल किताब पढ़ी है। जब हनुमान जी लंका गए थे, सीता जी को रावण ले गए थे ना, तो हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी से मिलने के लिए, तो राम जी ने उन्हें एक चिट्ठी दी थी लिख के कि ये सीता जी को दे देना। वो चिट्ठी आपके हाथ लग गई है, वो मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस तरीके की चीज जो देश की संपत्ति है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे देश की संपत्ति है, तो गवर्नमेंट चाहती है ना कि ऐसी चीज आप कहीं बाहर ना बेचें। ये जो हमारे देश की म्यूजियम है, नेशनल आर्ट गैलरी है, इसमें आप बेच दें ताकि ये देश की धरोहर देश में रह जाए और सभी लोगों को देखने को मिले। तो सरकार चाहती है कि आप इसे बाहर ना बेचें, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप इस तरीके की देश की संपत्ति को देश के म्यूजियम में बेचेंगे तो हम कैपिटल गेन नहीं लेंगे आपसे। और बहुत अच्छी बात है, आप सोचिए ये सब जो धरोहर जिसके पास पड़ी हुई है वो बहुत महंगी बिकती है। ठीक है, अभी रिसेंट पास्ट में गांधी जी का चश्मा बिका है, ठीक है, लेकिन वो तो देश के बाहर बिका है, बहुत पैसा मिला है। ठीक है, गांधी जी का चश्मा कई करोड़ रुपए में बिका है। ठीक है, पूरा सही था भी नहीं, टूट फूट गया था। ठीक है, बिक गया। अब गांधी जी की छड़ी किसी को मिल जाए, अब वो कई करोड़ रुपए में बिक जाएगी, राइट। तो गवर्नमेंट चाहती है ऐसी चीज को आप बाहर ना बेचें, आप देश के अंदर बेचें। ट्रांसफर किसको कर रहे हैं? टू द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट को आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, नेशनल म्यूजियम को दे रहे हो, नेशनल आर्ट गैलरी को दे रहे हो, नेशनल आर्काइव को दे रहे हो, और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम में दे रहे हो, इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पब्लिक म्यूजियम और इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो तो वो नोटिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वो पब्लिक म्यूजियम भी नेशनल इंपॉर्टेंस का है। मतलब आप ऐसे समझिए, सरकार को, म्यूजियम को, जो सरकारी म्यूजियम वगैरह है, इन सबको अगर आप देते हैं इस तरीके की देश की धरोहर वाली चीज अगर आपके पास है तो ठीक है, तो आपको इसे ट्रांसफर नहीं कहा जाएगा, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनी ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर इनटू शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। बॉन्ड और डिबेंचर आपने खरीदा था, वो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती है कंपनी, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर थे। ठीक है, आपने खरीदा था बॉन्ड या फिर डिबेंचर कह लो, ठीक है, और ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आप एक दिन इस इक्विटी शेयर को सेल कर देते हो। ठीक है, बॉन्ड और डिबेंचर आपने खरीदा था 100 रुपये का, जिस दिन ये कन्वर्ट हुआ इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर की वैल्यू पता है कितनी थी? 400 रुपया, और फिर आप बेच देते हो इसको 500 रुपये का। तो 100 रुपये का डिबेंचर इक्विटी शेयर बन गया, एक्चुअली ये कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, लेकिन 100 रुपये की चीज 400 रुपये की बन गई, क्या ये ट्रांसफर है? कहता है नहीं, ये दिस इज नॉट ट्रांसफर। इक्विटी शेयर को आपने सेल कर दिया, ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है, दिस इज ट्रांसफर। लेकिन कैपिटल गेन जब यहां पे अराइज होगा, कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा यहां पे इस ट्रांजेक्शन पे, कैपिटल गेन अराइज होगा, तो 500 रुपये में से कॉस्ट कितनी कटाई जाएगी? 100 रुपये ही। ये इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है ना, वो 100 रुपये ली जाएगी। ये तो 400 रुपये की फेयर मार्केट वैल्यू थी। हम 100 रुपये का बॉन्ड खरीदे थे, जिस दिन इक्विटी शेयर मिला हमको, उस दिन जो इक्विटी शेयर मिला था ना, वो 400 रुपये का था, मार्केट में वो 400 रुपये का चल रहा था, लेकिन हमें तो बॉन्ड कन्वर्ट होकर मिला था ना, जिसको हमने 100 रुपये का खरीदा था। तो ये कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अब सोचिए, सरकार अगर मेरा बॉन्ड है, इक्विटी शेयर बन गया, सरकार टैक्स मांग रही है, हमने यार पैसे ही नहीं है देने के लिए, हम बेचे थोड़ी ना इसको, पैसा कहाँ है कि हम दे देंगे। लेकिन अगर वो बॉन्ड इक्विटी शेयर फिर हम फर्दर सेल करते हैं तो अब कैपिटल गेन अराइज होगा, लेकिन 500 में से 400 कॉस्ट नहीं घटेगी। कॉस्ट कितनी घटेगी? 100 रुपये, जो एक्चुअली आपने एक्वायर किया था। ये शेयर कितने का है? अगर मैं आपसे पूछूं ये शेयर आपको कितने का पड़ा है? हमको तो 100 ही रुपये का पड़ा है ना, आज 500 रुपये मिल रहा है, तो हम तो 400 रुपये का मुनाफा। हमें मुनाफा कितने का हुआ है आप बताओ ना, कितने का हुआ है? हमें तो 400 का हुआ है ना, हम तो 100 ही का डिबेंचर खरीदे, तो वही इक्विटी शेयर बना, फिर आज हम बेच दिए उसको, तो 400 रुपये कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब बात ये आती है कि
जब हम इसको यहां बेचेंगे तो होल्डिंग पीरियड कब से देखी जाएगी? होल्डिंग पीरियड कब से देखी जाएगी? जिस दिन बॉन्ड खरीदे थे वहां से लेके यहां तक हम बेचें, यहां से लेके यहां तक होल्डिंग होगी कि यहां से लेके यहां तक होगी? तो यहां से लेके ही यहां तक की होल्डिंग होगी, ठीक है। और इंडेक्सेशन भी कहां से कहां तक होगा? इतना ही महंगाई का इफेक्ट लगाएंगे। अगर मान लीजिए ये होल्डिंग की वजह से लॉन्ग टर्म हुआ, तो शॉर्ट टर्म होगा तो इंडेक्सेशन होगा ही नहीं। होगा तो कितना होगा? बस वो पीरियड हमने बता दी, इतने पीरियड का इंडेक्सेशन होगा, इतने पीरियड का महंगाई का इफेक्ट लगाया जाएगा। आ रही है बात समझ में सबको? तो ये सब तो रटना पड़ेगा, ये तो लॉ है ना बेसिकली, कि होल्डिंग पीरियड हम कहां से कहां तक की लेंगे? यहां से यहां तक की लेंगे, और इंडेक्सेशन हम यहां से यहां तक का करेंगे इसमें। इन जनरल क्या होगा? इन जनरल कानून ये नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे केसेस होते हैं जब आपने एसेट एक्स खरीदा, वो कन्वर्ट हो जाती है वाई में। और भी केसेस आएंगे, हम एक्स कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो एक्स कंपनी अमलगमेट हो गई, वाई बन गई, तो हमको वाई के शेयर मिल गए। ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। हम एक्स कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो कंपनी टूट के वाई और जेड बन गई, तो हमको वाई और जेड का शेयर चला आया, और फिर हम उसको कुछ दिन बाद बेच दिए, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किया, ये हमने सेल किया, ठीक है। ये वाला ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये ट्रांसफर नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफर माना जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में होल्डिंग पीरियड हमेशा यहां से यहां तक का होगा, हमेशा होल्डिंग पीरियड यहां से यहां तक का होगा। लेकिन इंडेक्सेशन महंगाई का इफेक्ट सिर्फ इतना लगाएंगे हम, मतलब लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है उसके लिए पीरियड पूरा देखेंगे, जब ओरिजिनल वाला खरीदे थे वहां से लेके सेल तक का। लेकिन महंगाई का इफेक्ट सिर्फ यहां से लेके यहां तक लगाएंगे, जब बीच में एसेट जो मिला था वहां से वहां तक का लगाएंगे। अब आपको इसको कैसे याद रखना है? हमने खरीदा एक्स, देखिए मेरे हाथ, मेरी तरफ देखिए, मैंने खरीदा एक्स, वो कुछ दिन बाद बन गया वाई, फिर उसके बाद मैंने बेच दिया। होल्डिंग पीरियड पूरा, होल्डिंग पीरियड पूरा। इंडेक्सेशन बस, जो मैंने खरीदा था, जो मुझे मिला फाइनली कन्वर्ट हो गया, और फिर जो बेचा, बस उतना। ये इंडेक्सेशन महंगाई का इफेक्ट बस इतने दिनों का। मैंने एक्स खरीदा, वो वाई बन गया, फिर मैंने सेल कर दिया। होल्डिंग पीरियड पूरा। इंडेक्सेशन जो कन्वर्ट होके मिला था वहां से लेके जब बिका। यही कानून है, हर जगह यही लागू होगा। अगर कुछ अलग होगा तो आपको याद कर लेना होगा, जैसे बॉन्ड और डिबेंचर के केस में। बॉन्ड और डिबेंचर के केस में आपको याद करना पड़ेगा कि होल्डिंग पीरियड और इंडेक्सेशन दोनों ही क्या हो रहा है? कन्वर्ट होने के बाद जो एसेट मिला वहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे सर यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं लॉजिक दे सकता हूं। मैं बहुत जगह ना कुछ चीजें सोचता हूं कि छोड़ भी दूं, अब ठीक है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। बहुत सारी चीजों के लिए लॉजिक चाहिए नहीं होता है, लेकिन चाहे तो हम बता सकते हैं यहां पे भी कि देखिए बेसिकली आपने बेचा क्या है? शेयर। शेयर कब से आप होल्ड कर रहे हो? इतना ही तो होल्ड किए हो। इंडेक्सेशन तो वैसे भी इतना ही होता है। यहां आप शेयर बेचे हो, शेयर होल्ड कितना किए हो? इतना। अब यहां पे अगर आप दूसरी जगह पे क्या होता है कि अगर आप बेच क्या रहे हो? शेयर, ठीक है। होल्ड कब से कर रहे हो? यहां से। चीज वही है ना, बस एक्स की जगह वो वाई का शेयर हो गया। शेयर तो आप उसी समय से होल्ड कर रहे हो ना, ठीक है। वैसे बहरहाल बहुत सारी चीजों के पीछे कोई लॉजिक भी नहीं होता, बस बन गया कानून तो बन गया, ठीक है। कुछ तो बनेगा ही ना, कुछ तो कैलकुलेशन के प्रोसीजर होंगे। तो जब भी बॉन्ड और डिबेंचर कन्वर्ट हो रहा है, आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया है। अब मैं एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। परचेस्ड 100 डिबेंचर of ₹80 each, 50% got converted into equity share. All equity share sold for ₹5,500. कंप्यूट कैपिटल गेन। ठीक है, इक्विटी शेयर आपने ₹5,500 का बेच दिया सारा, ठीक है। तो हम इक्विटी शेयर कंप्यूट कैपिटल गेन,
तो सेल कितनी हुई 5500। इसमें से हम घटाएंगे, हम ये मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म में बस, क्योंकि कॉस्ट ही घटाएंगे, इंडेक्सेशन वगैरह हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम घटाएंगे कॉस्ट। कॉस्ट कितनी हो गई, 8000 रुपये का डिबेंचर था, ठीक है, 80 रुपये का 100 डिबेंचर, तो 8000 का डिबेंचर था, आधा कन्वर्ट हुआ इक्विटी शेयर में, तो आधे की कीमत कितनी थी, वही ना बेचे हो, आधा कन्वर्ट हुआ था इक्विटी शेयर में, वो बेचे हो तुम 5500 का, तो 4000 रुपया, 1500 रुपये तुम्हारा कैपिटल गेन है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि आपके पास 100 डिबेंचर थे एट द रेट ऑफ 80, ठीक है, 50% कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर, 50% इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो कन्वर्जन के पास बाद मेरे पास क्या है, कितना डिबेंचर है, कितना इक्विटी शेयर है, कितना डिबेंचर है, कितना इक्विटी शेयर है। मेरे पास कन्वर्जन होने के बाद 100 डिबेंचर है एट द रेट ऑफ 40 रुपी, और मेरे पास 100 इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ ₹40। ये जो 50% आधा हो जाता है ना, कीमत आधा हो जाती है, वैल्यू आधा हो जाती है। जब हम कहते हैं आधा कन्वर्ट हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आधा नंबर में 100 डिबेंचर में से आधा इक्विटी शेयर बन गया, आधा डिबेंचर बन गया, रह गया, नहीं। मान लीजिए मेरे पास एक डिबेंचर था, तो क्या मेरा आधा इक्विटी शेयर बन जाएगा, आधा डिबेंचर हो जाएगा? आधा इक्विटी शेयर क्या होता है, आधा डिबेंचर क्या होता है? होता ही नहीं है। एक्चुअली अगर मेरे पास एक डिबेंचर 80 रुपया का है ना, तो जब वो ब्रेक होगा आधा इक्विटी शेयर बन जाएगा, तो एक इक्विटी शेयर 40 रुपए का हो जाएगा और एक डिबेंचर 40 रुपए का हो जाएगा। जब आधा होता है तो डिबेंचर की वैल्यू आधी हो जाती है और उससे आपको एक इक्विटी शेयर मिल जाता है, राइट। अब आपको यहां पे इस बात की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहां तो मैंने कुछ किया नहीं तब भी निकल गया, आप कहोगे तो फिर इतना कानून समझा क्यों रहे हैं बैठ के हमको। अच्छा, ये कोई इनकम टैक्स भी नहीं समझा रहा हूं, ये तो अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग सिखा रहा हूं, ठीक है, इनकम टैक्स नहीं सिखा रहा। यहां पे सारे के सारे इक्विटी शेयर बिक गए थे। अगर सारे इक्विटी शेयर ना बिके होते, इसमें से कुछ कम बिका होता, मान लीजिए हम कहते कि इसमें से 40 इक्विटी शेयर बिक गए, तो आप कैसी कीमत बताते? तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कितने शेयर हैं, क्या रेट से हैं, तभी तो आप 40 इक्विटी शेयर की कॉस्ट बता पाते। ये तो पूरा का पूरा बिक गया, तो आपको टेंशन नहीं हुई कि भाई आधा डिवेंचर तो 4000 का हुआ, वही बिका है। आप समझ पा रहे हो? तो ये है। अब देखिए टोटल डिवेंचर मेरे पास कितने का था, 8000 का था, अब कितने का है, 4000 का डिवेंचर है और 4000 का इक्विटी शेयर है। अब हमेशा ऐसे चेक कर लीजिए, हाँ ये सही है, फिर कन्वर्जन के बाद जो हमने लिखा है वो सही है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बताना है, कोई बेमानी नहीं, प्लीज आपको बताना है, मतलब बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे आप। चलिए लिख के बताइए, 100 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 80 है, ठीक है, 50% कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर एज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिवेंचर। ₹100 का डिवेंचर है, 80 रुपए के हिसाब से 50% कन्वर्ट हो गया इक्विटी शेयर में, एक डिवेंचर का 2 इक्विटी शेयर मिला है, इस तरीके से आधा ही डिवेंचर कन्वर्ट हुआ है लेकिन एक डिवेंचर का 2 इक्विटी शेयर मिला है। कन्वर्जन के बाद मेरे पास क्या है, कितना डिवेंचर कितने का, कितना इक्विटी शेयर कितने का, मतलब आपको ऐसे आंसर करना है, इतना डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपी इतना और इतना इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ रुपी इतना। जल्दी से आंसर लिखिए, जल्दी, कम ऑन। मैं शुरू करने वाला हूं, अगर आपका नहीं हुआ है पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, फिर आप स्टार्ट करेंगे वीडियो, आप स्टार्ट नहीं कर सकते आगे। मैं कर रहा हूं शुरू। देखिए हम ना एक बार में पूरा नहीं कर पाएंगे, हम पहले आधा करेंगे। देखिए दो चीज, 50% कन्वर्ट हुआ है, पहले ये करेंगे, फिर 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिवेंचर बाद में करेंगे, पहले आधा सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आधा सॉल्व करिए। 50% इक्विटी शेयर में हुआ है तो हम क्या करते हैं, 50% इक्विटी, 100 डिबेंचर का 100 डिबेंचर, यहाँ 40 हो जाता, तो 100 इक्विटी शेयर यहाँ 40 हो जाता, आधा आधा कर देते वैल्यू में। फिर 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिबेंचर है, इक्विटी शेयर दो दो बना है, तो यानी 100 नहीं बना है, इक्विटी शेयर दो दो बना है, मतलब ये 200 बना है। तो ये 40 की जगह ये रेट कितना हो जाएगा, 20 रुपए। अगर नंबर डबल होंगे तो रेट आधा हो जाएगा। बस अब देख लीजिए, डिबेंचर हो गए 4,000 रुपए के, इक्विटी शेयर भी हो गया 4,000 रुपए का, 8,000 रुपए। अगर आपका आंसर यही था, 100 डिबेंचर 40, 200 इक्विटी शेयर 20, तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। और अब कमेंट बॉक्स में ही अपने ही कमेंट की, अपने ही रिप्लाई की फर्दर रिप्लाई बनाइए और उसमें लिखिए कि आई एम राइट और रॉन्ग। ये सब बहुत सिंपल चीज है, ये सब ना अकाउंट्स है सिंपल, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, ये सब बहुत पहले ही सिखा दिया जाता है, सब फाउंडेशन लेवल पे भी आप सब सीखते हो ये सब। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना। अब अभी क्वेश्चन में, अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि 50 इक्विटी शेयर वाज सोल्ड एट 25। अब 50 इक्विटी सोल्ड एट 25 है, तो 50 इंटू 25 सेल हो जाएगा और 50 इंटू 20 कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये कॉस्ट। ये निकालना जरूरी है ना बेटा, इसी से आप अब कैपिटल गेन निकाल पाओगे। जब तक ये कॉस्ट नहीं पता होगी, ये 20 रुपये पता चला, तो अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल कीजिए। $100 डिवेंचर at the rate of ₹80 each, 60% got converted to equity share as 3 equity share for each debenture. As 3 equity share for each debenture. चलिए सॉल्व कीजिए। अगेन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सॉल्व करने की, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, आपका मन करे तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। जिसने पिछले का कमेंट नहीं किया है वो करेगा इसका, पक्का उसको करना है, ठीक है। आप भी देखिए आपका कॉन्फिडेंस कहां तक है। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था कमेंट बॉक्स में, तो इसका आप देंगे। इसमें दो पार्ट में करिएगा, 60% गॉट कन्वर्टेड टू इक्विटी शेयर एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में 3 इक्विटी शेयर फॉर ईच डिबेंचर, ये दूसरे पार्ट में। दो पार्ट में ब्रेक करके कीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं करने जा रहा हूं। 60% इक्विटी शेयर हो गया, तो 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ कितना होगा, 40% ही, 80 रुपया का 40%, 32 रुपया। और 60% तो 100 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 60%, 8 5 48, 48, 48 रुपये। मैंने 80 रुपये को ही तो हमेशा ब्रेक करते थे, आधा हो जाता था तो 80 को 40-40 कर देते थे, तो इसी में हम ब्रेक लगाएंगे, इसी को ब्रेक कर देंगे। 80 रुपये को 32 रुपया और 48 रुपया, 40% डिवेंचर रह गया, 60% इक्विटी शेयर बन गया, ठीक है। अब 3 इक्विटी शेयर बना है, 3 इक्विटी शेयर बना है, तो इसको हम करेंगे इधर, देखिए हम इसको करेंगे इंटू 3 और इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 3, ये करना होता है। जैसे अगर ये इंटू 3 करोगे तो यहाँ डिवाइडेड बाई 3 करोगे, ऐसे ही करेंगे तभी ना अमाउंट वही बैलेंस मैच करेगा। तो ये हो जाएगा 300 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 16 रुपया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3200, और इधर कितना हो गया 4800। देख लीजिए 8000 हो गया, 8000 हो गया। आप अपना खुद ही आंसर चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। आपकी कीमत तो 8000 थी ना, आपकी आज भी इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी होनी चाहिए, 8 ही हजार होनी चाहिए। आपने तो 8000 रुपये लगाया था ना, वो ब्रेक हो गई, दो चीज हो गई, तो 8000 रुपये की कॉस्ट ब्रेक हो जाएगी। अब अकॉर्डिंगली आपके बेचने पे कैपिटल गेन आएगा। मान लीजिए अब क्वेश्चन कहता है कि आपने डिवेंचर को 4000 में बेच दिया तो 800 रुपये का गेन है, आपने इक्विटी शेयर को 5500 का बेच दिया तो 700 रुपये का गेन है। लेकिन हो सकता है पूरा ना बेचें, आप पार्ट बेचें, 150 इक्विटी शेयर ही बेचा गया है, तो आपको पता है भाई 150 इक्विटी शेयर की कीमत कितनी है, 150 इंटू 16 रुपया, जो भी सेल कंसिडरेशन कह रहा है उसमें से कॉस्ट घटा दीजिए। तो ये जब तक ब्रेकअप नहीं बनाइएगा आप कॉस्ट नहीं जान पाइएगा, कॉस्ट नहीं जान पाइएगा तो कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं होगा। तो ये इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स तो अब इसके बाद शुरू होता है।
और जो इसके बाद शुरू होता है वो मैं आपको बता ही नहीं रहा, वो वर्बली बोल दे रहा हूं बस, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि भाई मेन मुद्दा तो इसमें कॉस्ट निकालना है ना। आपको अगर ये अकाउंटिंग नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है। 100 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹80 ईच, 40% got converted to equity share as one equity share for 2 डिबेंचर। चलिए करिए। और बेशर्मो जो मेरे इतना कहने के बाद भी पहले का और दूसरे का दोनों का आंसर नहीं दिया है, वो तीसरे का आंसर दे देना, ठीक है। और आंसर 3 लिखना भी, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा किसका आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलिए करिए, 2 पार्ट में करिएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, एक ही बार में करने की कोशिश करेंगे। तो 40% का पहले करिएगा, फिर 1 इक्विटी शेयर फॉर 2 डिबेंचर अलग करिएगा। 2 स्टेप में करिए, आंसर आ जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 100 डिबेंचर एट द रेट 100 इक्विटी शेयर एट द रेट 40% इक्विटी शेयर बना है, तो 32 रुपये का इक्विटी शेयर हो गया, 60% का 48 रुपये का डिबेंचर हो गया। अब करना क्या होगा आगे, 1 इक्विटी शेयर फॉर 2 डिबेंचर, 2 डिबेंचर का एक इक्विटी शेयर बना है, मतलब इक्विटी शेयर आधा बना है। 2 डिबेंचर का एक इक्विटी शेयर बना है, यानी 100 डिबेंचर पे इक्विटी शेयर 85 बना है। ओ ये 50 बना है, ये आधा हो रहा है, तो ये डबल हो जाएगा, ये 64 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 4800 और 50 इंटू 64 3200 हो गया 8000 आ गया। सही है, आपका सही है कि नहीं आप जरूर से बता दीजिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप अब आगे कर दूं। क्वेश्चन में बोल रहा है 60 डिबेंचर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹60 एंड 40 इक्विटी शेयर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹90। कंप्यूट कैपिटल गेन। अब ये होता है कैपिटल गेन कंप्यूट करना इसके आगे। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे डिवेंचर का कैपिटल, 2 कॉलम बना के कर दें, डिवेंचर का और यहां इक्विटी का, ठीक है। सेल डिवेंचर की कितनी हो रही है बताइए जल्दी से, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 3600, और इसकी कितनी हो रही है 40 इंटू 90 18 3600। अरे वाह, दोनों की सेल 3600 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 60 डिवेंचर की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट देख लीजिए, इसकी 48 है, इसकी 64 है, ठीक है। 60 इंटू 48 और इसकी कॉस्ट कितनी है 40 इक्विटी शेयर बेच रहा ना, 40 इंटू ये रुपी फिगर है, ये दूसरा वाला रुपी फिगर है, आ जाएगा 40 इंटू 64। कॉस्ट हम यहाँ से उठाएं, ये 48 ये 64, ये 48 ये 64, ठीक है। पूरा नहीं बिका है ना, थोड़ा थोड़ा बिका है। 60 इंटू 48 2880 और यहाँ पे आ जाएगा 40 2560। एक 1040 और 3600। अभी ध्यान दीजिएगा, हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते समय लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब बात ही नहीं कर रहे हैं, नहीं तो इंडेक्सेशन वगैरह ये सब, इसीलिए हम LTCGS TCGS ये सब नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे कैपिटल गेन लिख रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही सारा सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं भाई कैपिटल गेन अराइज होगा भी कि नहीं होगा, ये सब समझने पे अभी फोकस है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी ट्रांजैक्शन है विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, बट विल टेक अ ब्रेक हियर।